हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को जब हम रिवाइज करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक हमें रिवीजन में शामिल करने चाहिए। देखिए, चैप्टर आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो हमें थोड़े समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना छूट जाए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो है उन सब स्टूडेंट के लिए जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें इस वीडियो में कवर करने होंगे, क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे एग्जाम्स के लिए। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की रिवीजन के साथ। देखिए, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है साइंस का, ये बहुत बड़ा चैप्टर है अगर हम इसको डिटेल में कवर करते हैं तो, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर नहीं करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो हमें चैप्टर में रिवीजन के टाइम पर कवर करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई हुई है, ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से उसको देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है यहाँ पे एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। एलिमेंट का इंट्रोडक्शन से मतलब क्या है? देखिए, आपको 20 एलिमेंट्स की सीक्वेंस मालूम होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से 20 तक आपको कवर करना है। 20 मतलब कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक। तो 20 एलिमेंट की जो सीक्वेंस है वो आपको मालूम होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, इसका क्या शॉर्ट तरीका होता है, ये सब चीज़ें भी आपको मालूम होंगी। और अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैलेंसी की वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, अगर डाउट है तो, अदरवाइज उसको स्किप कर देते हैं। तो आपको 20 तक की जो एलिमेंट है उनकी सीक्वेंस मालूम करनी है, वैलेंसी क्या होती है ये चीज़ कवर करनी है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन में इस चीज़ का क्या मतलब है। देखिए, जब बात आती है ना कंपाउंड बनाने की, मान लीजिए आपने ही मुझे क्वेश्चन दिया कि कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है ये सोचना होगा। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है ये सोचना होगा, फिर उनको क्रॉस पैटर्न में लिखेंगे, तब जाके हम कंपाउंड लिख सकते हैं। पर बात तो ये आई ना कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे कंपाउंड है, और फिर हम उन कंपाउंड को कैसे लिख सकते हैं जब हमें वैलेंसी याद ही नहीं है। भाई देखिए, दो ही तरीके हैं, या तो आप एलिमेंट की वैलेंसी डायरेक्ट याद कर लीजिए या उसको निकालना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप निकालना जानते हैं वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है, तो आप फटाफट से सेकेंड्स में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, +2 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, प्लस माइनस मतलब आयनिक कंपाउंड चल रही है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो कैल्शियम के नीचे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो क्लोरीन के नीचे, CaCl2। क्लियर? इस तरीके से। तो ये जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको डिटेल बताई ये सब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट में कवर करनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, वो है एक्स्ट्रा वैलेंसी। कि आप मान लीजिए हाइड्रोक्साइड है ना, क्योंकि आपको कोई अगर बोलता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखकर दिखाओ, तो कैसे लिखोगे आप? जब तक आपको OH पर कितना चार्ज होता है यही मालूम नहीं होगा। तो OH के ऊपर -1 चार्ज होता है। Na को हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 20 तक की लिस्ट में आता है। ठीक है, स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स में तो Na +1 होता है, OH -1 होता है। प्लस माइनस तो आयनिक कंपाउंड है, 1 से 1 सिंपल है, सेम है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा या उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो NaOH हमारा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है एक्स्ट्रा वैलेंसी जिसको मैं बोल रहा हूँ OH, उसका इस्तेमाल करके एक एग्जांपल हमारा NaOH तैयार हो गया। इसी तरह से और बहुत सारे हैं, जैसे कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं एग्जांपल में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो Mg की वैलेंसी कितनी होती है? +2। OH का कितना चार्ज होता है? -1। ठीक है, प्लस माइनस मैंने आपको बताया एनिक कंपाउंड चल रहे हैं सभी। तो Mg की वैलेंसी 2 है तो OH के नीचे डालना है उसको। ठीक, तो MgOH को ब्रैकेट में डालेंगे और फिर नीचे 2 आ जाए तो MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं रिएक्शन में, अगर पूछा जा रहा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कब आप कर पाएंगे? जब आपको कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसीज मालूम होंगी तब। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उसमें जो सेकंड टॉपिक मेरे हिसाब से डाला गया है वो है एक्स्ट्रा वैलेंसी का। क्लियर? तो इस तरह से आपको एक लिस्ट तैयार करनी होगी जिसमें से जो मेन है आपका एक अमोनियम आयन हो सकता है NH4+1, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फाइट हो सकता है, क्लोरेट हो सकता है, और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि
आपका फेरस है, फेरिक है ना। हालांकि ये 20 से अपर वाले एलिमेंट है, पर ये भी आपको कुछ मालूम करने होंगे। इसके अलावा क्यूप्रस और क्यूप्रिक ये भी आपको कवर करना होगा। क्यूप्रस मतलब +1 चार्ज होता है, क्यूप्रिक मतलब +2 चार्ज होता है। ये कॉपर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसेज जो है उसकी लिस्ट तैयार करनी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, कलर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके कलर्स आपको मालूम होने चाहिए, और उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके कलर आपको याद होने चाहिए। क्योंकि देखिए ना, कुछ कलर रिएक्शन होती हैं जिसमें प्रोडक्ट का जो कलर होता है या रिएक्टेंट का जो कलर है वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज इन कलर एक अभी टॉपिक आने वाला है हमारे पास, वहाँ आपको पता चल जाएगा। बाकी कलर जो है उन कंपाउंड्स के आपको पर्टिकुलर ध्यान होने चाहिए, तभी फिर हम उस क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल है। उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट पे उसका एक फोटो अपलोड कर दिया जाएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है उसके कलर्स दिए हों, ठीक है। वहां से आप उसको कवर कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती क्या है और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखिए, बैलेंसिंग करना तो बहुत आसान होता है, उसमें कोई खास कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देखना होता है। LHS RHS में जो टोटल नंबर है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का वो बराबर होना चाहिए। जो LHS का आ रहा है, मान लीजिए 10 आ रहा है टोटल, तो RHS में भी वही पर्टिकुलर एलिमेंट टोटल नंबर सेम दिखाना चाहिए, ठीक है। उसका भी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आते हैं केमिकल रिएक्शन पर। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, वैसे रिएक्शन दो तरह की होती हैं मेरे हिसाब से, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, कुछ आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो आप बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह है, क्रेब्स साइकिल है, ये सब उसको तो फिलहाल स्किप कीजिए, इस चैप्टर में उसका कोई जिक्र नहीं है। बाकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए, केमिकल रिएक्शन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट के बेसिस पर एक नया प्रोडक्ट डिजाइन होता है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल है, कार्बन की आपने लिया, कार्बन को रिएक्शन करा है किससे? ऑक्सीजन गैस के साथ। तो जब C+O2 होता है ना, कार्बन मतलब C, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, तो कार्बन जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट बनकर आता है, सिंपल है बहुत। और अब जैसे हमें इसे बैलेंस भी करना है, तो चेक करते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन गैस O2 आ रहा है, और प्रोडक्ट में कार्बन कितने हैं? सिंगल कार्बन है। तो LHS में जो कार्बन था वो बराबर है RHS वाले कार्बन के, ठीक है। नंबर वहां पे इक्वल आ रहा है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वहां पे कितना आ रहा है? O2 आ रहा है, 2 ऑक्सीजन है ना, लेकिन प्रोडक्ट में चेक कीजिए कितना ऑक्सीजन आ रहा है? CO2 में 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो बैलेंस है, पहले से रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी उसको आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग का बहुत बार एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आता है। रिएक्शंस वगैरह को वर्ड्स की फॉर्म में डाला जाता है, और फिर उनको आप कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले में, रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको बैलेंस किया जाएगा। क्लियर? बहुत इजी है, ध्यान से समझना है आपको उसको। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और उसमें कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटे छोटे कुछ 2 डेफिनेशन है, वो आप कवर कर लेना। रिएक्टेंट किसे कहा जाता है, प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो मटेरियल होता है जो हिस्सा लेता है, किसमें हिस्सा लेता है? रिएक्शन में। और जब रिएक्टेंट हिस्सा लेगा तो क्या बनाएगा? प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें कम से कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। कुछ आपको लगता है कि भाई बहुत स्पीडली बताया जा रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आराम से बताया जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है ना पूरे चैप्टर में या पूरे सिलेबस में, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करने के लिए वीडियो तैयार कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जब बात करते हैं ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप हीट के बेसिस बताना चाह रहे हैं या कैसे। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो आपको क्या करना है, वहां पर 2 नाम डालने हैं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है। रिएक्टेंट हीट लेगा, या आप ऐसा कह दीजिए रिएक्टेंट को हीट देनी होगी। भाई रिएक्टेंट कैसे हीट लेगा, है ना, खैर कोई बात नहीं। तो रिएक्टेंट को हीट देनी होगी और तब जाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इजी है। एग्जाम्पल सुनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सुना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिख के दिखाएंगे? सोचिए, जो हमने स्टार्टिंग में तरीका सोचा था, देखिए अब वो काम आ रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आ रहा है, कार्बोनेट का हमें एक्स्ट्रा वैलेंसी के जरिए मालूम होना चाहिए कितना चार्ज होता है। CO3 चार्ज कितना होता है? -2।
कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2, तो 2 तो सेम ही आ रहा है ना दोनों में, तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा CaCO3। क्लियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एक वो कंपाउंड है, जब हम उसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, दो चीजें बनेंगी। पहली चीज कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से सोचिए, बहुत आसान रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन भी हालांकि पहले से ही बैलेंस है, आप चेक करके देखिएगा। डाउट लगेगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल कमेंट कर देना है। अच्छा, एक और खास चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मैक्सिमम शेयर करना है आपको वीडियो को। तो केमिकल रिएक्शन में हमने जैसे अभी टाइप्स देखे रिएक्शन के, क्या क्या टाइप होते हैं, तो हीट के बेस पर अगर देखा जाए तो दो तरह के वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट को हमें हीट देनी पड़ती है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। याद रखिएगा, हीट रिलीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, सबसे पहले हमने अभी एक रिएक्शन अभी डिस्कस की थी कार्बन प्लस ऑक्सीजन की। तो कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बन रहा था प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट हो रहा है ना, तो हीट वहां पे रिलीज हो रही है, हमने हीट नहीं दी है। सिंपल क्या है, रिएक्शन प्रोसीड हुई और प्रोडक्ट के साथ वहां पे हीट देखी जा रही है। अच्छा, इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने बल्कि नोटिस भी किया होगा, सुना होगा मे भी, कि आपने CaO लिया, क्विक लाइम मतलब चूना, जनरल भाषा में बोलते हैं इसको। तो क्विक लाइम लिया, पानी डाला, ठीक है भाई, चूने में पानी का चूने में जब पानी मिलाएंगे, सॉरी जल्दबाजी में हो जाता है, तो क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करेंगे ना, तो क्या बनेगा, चूने का पानी बनेगा, तो लाइम वाटर बोल रहे हैं उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये साथ में क्या दिखाता है, हीट रिलीज होते हुए दिखाएगा, मतलब वहां पे वो मटेरियल गर्म हो जाता है। ये होता क्या एक्चुअल प्रोसेस, आपने कंटेनर लिया, क्विक लाइम डाला, पानी डाला, उसको मिक्स कर लिया, हाथ से मिक्स नहीं करना होता है, वहाँ पे कोई स्टिक वगैरह लिया आपने, उसके जरिए मिक्स किया, और जो मिक्स हो जाता है अच्छे से प्रॉपर, वहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, तो क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। लेकिन साथ में वो जो लिक्विड है ना, वो गर्म हो जाता है, वो पानी गर्म हो जाता है। पर ऐसा कैसे, लाइम वाटर गर्म कैसे हो गया भाई, हमने तो हीट दी नहीं है। ये सीधा सा इशारा है इस रिएक्शन का, कि भाई ये रिएक्शन जो है कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हुई है, हमने हीट नहीं दी है। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बाकी समझने की अगर बात आती है तो सिंपल सी बात है, साइंस वर्ड बाय तुषार से आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। लेकिन अगर हीट की बात नहीं आ रही तो क्या टाइप्स हो सकते हैं रिएक्शन के, देखिए उसमें सबसे पहले नाम आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आप नोट कर लेना बाद में उसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें चीजें कंबाइन हो रही है, रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, जैसे कि वही पुराना एग्जांपल ले लो आप, CaO है, उसमें आपने पानी डाला मतलब H2O डाला, तो कंबाइन हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक सिंगल चीज देखने को मिल रही है, CaOH का होल ट्वाइस। या फिर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाला भी सेट ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकेंड नंबर पे आता है जिक्र डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए तीन फर्दर पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, चीजों का टूटना, इसका मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे सिंगल होगा। ठीक है, नोट करना आप इस चीज को, ध्यान रखना कि भाई जो हमारा फर्स्ट वाला टाइप था जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे थे, वहां पे रिएक्टेंट एक नहीं था, वहां पे दो रिएक्टेंट थे। लेकिन डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट सिंगल होता है। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट लिया था शायद, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, तो दो प्रोडक्ट बन रहे थे वहां पे, लेकिन रिएक्टेंट तो सिंगल था ना, और हमने उसको हीट दी थी, तो हीट की वजह से वो चीज टूट गई, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ और दो नई चीजें बनी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन बाय हीट हुआ। इसी तरह से डिकम्पोजिशन बाय लाइट भी होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं या लाइट की प्रेजेंस में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, तो इस तरह से डिकम्पोजिशन तो हो रहा है सेकंड केस में भी, अभी जो हमने एग्जांपल लिया, लेकिन वो डिकम्पोजिशन बाय लाइट हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट जिसमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हैं। और ये चीज भी याद रखनी है, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन होना या सिल्वर ब्रोमाइड का, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ वाली रिएक्शन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आ सकता है, एमसीक्यूज वगैरह में, या असर्शन रीजन में भी डाल सकते हैं इसको। ठीक है, और बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्ड नंबर, तीसरी पॉसिबिलिटी है उसकी।
डिकम्पोजिशन वाले केस में। जैसे आपने वाटर से करंट पास किया तो क्या होगा, H2 प्लस O2, ये फ्रैक्शनेट हो गया ना जो वाटर था हमारे पास, तो डिकम्पोजिशन तो हो रहा है बाय पासिंग अ इलेक्ट्रिसिटी। तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है डिकम्पोजिशन के केस में। तो अभी तक हमने दो टाइप्स कवर कर लिए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। तीसरा आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखिए ये रिएक्टिविटी बेस्ड होती है वैसे रिएक्शन, कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे कि भाई एलिमेंट ने एक कंपाउंड में से किसी जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसको हटाया और खुद उसकी जगह पर चला गया, तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जांपल हमें लिखना चाहिए, जिंक लिया आपने Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक जब रिएक्शन करता है ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन को वहां से हटा देता है और खुद जाके वहां पे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, सोचिए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस साइड हो गई। क्लियर, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसमें एक रिएक्टेंट एलिमेंट की फॉर्म में था और दूसरा जो रिएक्टेंट था वो हमारा कंपाउंड की फॉर्म में था। लेकिन अगर रिएक्टेंट में दोनों ही कंपाउंड्स आ रहे हैं, दो कंपाउंड थे, तो आपस में क्या करते हैं वो चेंजिंग कर लेते हैं एलिमेंट्स की, तो उसको हम बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है उसमें रिएक्टेंट तो दो होते हैं पर उसमें से एक एलिमेंटल फॉर्म में होता है और एक आपका कंपाउंड फॉर्म में। क्लियर, तो सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक इसकी बैटरी खत्म हो गई है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, देखिए सबसे पहले आप इसका नाम सोचिए, रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों केसेस देखे आते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से आपको करीब 2 एग्जाम्पल याद रखने होंगे कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन की रिएक्शन को जो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत बार एग्जांपल लिखने के लिए बोल देता है, तो आपको अपने आप से भी 2 एग्जांपल कवर कर लेने। या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो रिएक्शन देते हैं और आपसे चेक कराते हैं कि भाई पहले तो आप चेक करके बताइए कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि हाँ रिडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें आपको कुछ 4 पॉइंट निकालने आने चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्लियर, तो ये 4 पॉइंट कैसे निकालते हैं इसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो है, बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेना, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है फटाफट से सुनते हैं उसको। चेंज इन स्टेट, उसका एक एग्जाम्पल कवर करना होगा। चेंज स्टेट में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन हो गया आपकी गैसेस फॉर्म में, बाकी एक आपका हो गया ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैसेस फॉर्म में। तो चेंज इन स्टेट हो गया। ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है मतलब कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, कुछ भी इस तरह का होना चाहिए मतलब। ठीक है, वो चेंज इन स्टेट में आता है। सेकंड आती है आपके पास कलर रिएक्शन। उसके लिए तो आपको कलर जो कंपाउंड है पर्टिकुलर उनके कलर्स याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया जाएगा एक फोटो को, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिए होंगे, आप वहां से एक बार उसको कवर कर लें। नेक्स्ट आते हैं तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए रिएक्टेंट में टेम्परेचर है, हमने उसको हीट दी है, प्रोडक्ट में हीट नहीं है, तो ये भी चेंज हो। या फिर आपने रिएक्टेंट की तरफ तो हीट नहीं दी, प्रोडक्ट में अपने आप से हीट आ रही है, तो वो भी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर की लिस्ट में है। मतलब इन शॉर्ट हमने जो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के लगभग बीच में एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, जिसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हमने कवर किए थे टॉपिक, तो वो चीज यहां पर आ जाएगी। क्लियर। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पर आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में देखिए एक एग्जांपल है, बहुत बेसिक्स है, एनसीईआरटी की में भी मिल जाएगा आपको। बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करा के देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड बैरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, BaCl2 से रिएक्शन करता है H2SO4, तो प्रोडक्ट में क्या बनकर आता है, BaSO4। और यही है हमारे पास पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, अवक्षेप वगैरह बोलते हैं इसको हिंदी में, वो आप समझ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5th कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए देखिए आपको 2 रिएक्शन है जो बैलेंसिंग में भी काम आएंगी और आपको मालूम होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले नंबर पे है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप हीट देते हैं ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आता है, डिकम्पोजिशन बाय हीट में।
तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि आयरन की वैलेंसी जब हम 3+ यूज कर रहे हैं तो उसको हम फेरिक बोलते हैं, अगर +2 यूज करते हैं तो फेरस कहते हैं। ठीक है, इजी सा है। तो फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया और क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इजी है। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आ, मतलब देखिए एक रिएक्शन क्या होता है ना, वो बहुत सारे टॉपिक में मैच कर जाती है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया गैस का केस। इवोल्यूशन गैस में क्यों मैंने इसको कंसिडर किया, क्योंकि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 गैसें यहाँ पे रिलीज हो रही हैं, तो इस बेसिस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक रिएक्शन है वो 2 या 3 जगह 2 अलग अलग या 3 अलग अलग टॉपिक्स में फिट बैठती है, पर आपको कोशिश करना है कि अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग रिएक्शन कवर करें। इससे क्या होता है, एक तो आपकी डिक्शनरी थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब कि कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से। बाकी फिर एक टॉपिक है प्रिवेंशन मेथड है। प्रिवेंशन मेथड क्या, बल्कि आप उसमें कोरोजन डाल दीजिए ना। कोरोजन क्या होता है, कोरोड किसे कहते हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये कुछ चीजें। रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपको पता है, देखिए जब हमारा जो आयरन होता है वो खराब होने लगता है ना, जैसे कि Fe2O3 और .XH2। ठीक है, तो ये इसका सिंपल फार्मूला है, Fe2O3.XH2 रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। और कोरोड क्या होता है और कोरोजन क्या है, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। कोरोजन एक तो एक जनरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी चीज खराब हो रही है, इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन का भी जिक्र कर रहे हैं और बाकी सब मेटल्स का कर रहे हैं। लेकिन अगर आयरन के अलावा बाकी जो मेटल्स हैं उनके हम खराब होने का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा, कोरोड की लिस्ट। ठीक है, इन सभी से हटकर थोड़ा सा मैच होता हुआ एक टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, वो है रेंसिडिटी। जब हमारा जो फूड होता है, जब हम उसे कैरेक्टराइज करते हैं, पहचानते हैं कि भाई फूड हमारे स्पॉइल होने लगा, मतलब खराब होने लगा। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे आप, अनप्लीजेंट स्मेल के बेसिस पे, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोकने के या उस फूड को खराब होने से बचाने के लिए हमारे पास कुछ 3 से 4 मेथड है जो आपको मालूम होने चाहिए। नंबर फर्स्ट पर है, आप फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो सब आपने यूज किया भी होगा। और आप रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो टेम्परेचर टेक्निक भी कह सकते हो उसे। 2 मेथड हो गए। तीसरे नंबर पे आप उसको एयर टाइट कंटेनर का यूज करा सकते हैं, सनलाइट के कॉन्टेक्ट से दूर रख सकते हैं। 4th नंबर पे एक, 5वें नंबर पे एक और पॉइंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें BHA और BST है। वो एग्जाम्पल की आपको याद करना है, MCQ के अंदर वो काम आ सकता है, MCQs वगैरह में। तो BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सर ने तो पूरा चैप्टर समझा दिया। देखो एक सीधी सी बात, हमें कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल में ये जो वीडियो है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो लगभग 22 मिनट के आसपास में कवर हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटाते हुए हैं एडिटिंग के दौरान, तो उसमें 22 मिनट में ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो गया। तो क्या दिक्कत है, इसमें मैंने कोशिश की है मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि भाई हाँ सर ये चीज क्या है ना, कोई टॉपिक है, कोई कंपाउंड आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, प्लीज आपको सिर्फ एक काम करना है, कमेंट करना है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी क्लास अपना नाम मेंशन कीजिएगा और मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए। डरना नहीं है, लेकिन अगर आप चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे तो आपको डर वैसे ही नहीं लगेगा। ठीक है, डर देखिए तभी लगता है जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। मान लीजिए मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मान लीजिए मैं SST का एग्जाम देने जा रहा हूँ और तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो भाई डर लगेगा ना। लेकिन अगर आपने पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर है ना, सारे कवर किए हैं बढ़िया डिटेल के साथ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर अगर हार्ड भी आता है ना, जिस बच्चे ने सारा पढ़ा हुआ है वो तब भी बहुत अच्छे से कवर करके आता है। खैर आप सभी के मार्क्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर 1 शॉट वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।